मूवी की शुरुआत में हम वॉल्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक डॉग पकड़ने वाली कंपनी में काम करता है। आज वॉल्टर का बर्थडे था और तारीख है 3 फरवरी, यानी कि दूसरा महीना और 3 तारीख, 2 और 3। वॉल्टर जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने ही वाला था कि तभी उसकी बॉस सिविल का फ़ोन आता है। वॉल्टर को एक नया काम बताते हुए वह कहती है कि तुम्हें अभी के अभी एक चीनी रेस्टोरेंट में जाकर वहां से एक कुत्ते को पकड़ना है। वॉल्टर उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आज मेरा जन्मदिन है और इसीलिए मुझे घर जल्दी पहुंचना होगा, लेकिन सिविल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर वॉल्टर खुद को कोसने लगता है क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज वह टाइम पर घर नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल आज से लगभग 2 महीने पहले 23 दिसंबर की रात को वॉल्टर और उसकी बीवी, जिसका नाम अगाथा है, सिविल के बर्थडे में गए थे, जहां सिविल वॉल्टर को अकेला देखकर उससे चिपकने लगती है। लेकिन तभी वॉल्टर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी औरत भी हुई होती तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सोता। और इसी बात का बदला लेने के लिए सिविल वॉल्टर के बर्थडे वाले दिन उसको घर जाने नहीं दे रही थी। और अगर आपने गौर किया हो तो सिबिल का बर्थडे 23 दिसंबर को था, यानी कि 2 और 3। कुछ ही देर में वॉल्टर चीनी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन जिस कुत्ते को वह पकड़ना चाहता है वह कुत्ता उसको देखकर गुर्राने लगता है। फिर वॉल्टर उसको एक कहानी सुनाता है और फिर आराम से उस कुत्ते की तरफ बढ़ते हुए उसको पकड़ लेता है। फिर वॉल्टर उस कुत्ते का पट्टा चेक करता है जिसके ऊपर NED लिखा हुआ होता है, यानी कि इस कुत्ते का नाम नेट था। तभी अचानक से वह कुत्ता वॉल्टर को काट लेता है और फिर वहां से भाग जाता है। अब वॉल्टर भी नेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, जिसके बाद नेट एक कब्रिस्तान में आकर लारा टॉलिंस नाम की एक कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वॉल्टर नेट को बेहोश करने के लिए अपनी बंदूक में इंजेक्शन फिट कर लेता है, लेकिन जब वॉल्टर उसको देखता है तो नेट वहां से गायब हो चुका होता है। अब वॉल्टर के दिमाग में कई बातें एक साथ घूम रही होती है, जिसके बाद वह उस कब्र को गौर से देखता है। अब यह लारा टॉलिंस कौन है और यह कुत्ता जिसका नाम नेट था इसी कब्र के पास आकर क्यों बैठा, यह सभी राज आगे खुलने वाले हैं। अगले सीन में हम वॉल्टर की वाइफ अगाथा को देखते हैं जो एक बुक स्टोर में जाकर वॉल्टर के लिए गिफ्ट पसंद कर रही होती है। किताबें देखते वक्त अगाथा की नज़र रेड बुक पर पड़ती है जो बिल्कुल खूनी लाल रंग की तरह चमक रही थी। अगाथा को शुरू से ही लाल रंग बेहद पसंद है, इसीलिए वह बिना सोचे समझे उस बुक को खरीद लेती है। उस बुक का नाम था द नंबर 23, जो एक डिटेक्टिव की कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी किताब सिर्फ एक नंबर पर ही आधारित है, नंबर 23। फिर कुछ देर बाद वॉल्टर भी उस बुक स्टोर में आ जाता है। तभी अगाथा वॉल्टर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देती है और फिर वह किताब दिखाते हुए कहती है कि मैंने यह खास किताब तुम्हारे लिए ही खरीदी है। फिर वॉल्टर उस बुक का नाम और उसके लेखक का नाम पढ़ने लगता है और यह लेखक दुनिया के बाकी लेखकों से बहुत ही अलग था। क्यों अलग था यह भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। दोस्तों, यह स्टोरी आम इंसान के लेवल से थोड़ी सी ऊपर है, इसीलिए आपको दिमाग लगाकर यह मूवी देखनी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे सही तरीके से समझाने की। फिर थोड़ी देर बाद वॉल्टर और अगाथा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वॉल्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं। फिर घर वापस आने के बाद वॉल्टर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। पहले चैप्टर में कहानी के मुख्य हीरो यानी कि फिंगर लिंक का इंट्रोडक्शन था। फिर वॉल्टर फिंगर लिंक के बारे में पढ़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वॉल्टर वो किताब पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री था, क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से वॉल्टर को काम से एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। फिर वॉल्टर घर का सारा काम खत्म करने के बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरे चैप्टर में फिंगर लिंक्स अपनी कहानी बताता है, जिसमें वह बताता है कि वह फिजूल और बोरिंग टाउन में पैदा हुआ था, लेकिन वह शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज था। इसलिए नहीं कि उसे पढ़ना पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको अपनी मंजिल का रास्ता खुद चुनना था। फिंगरलिंग्स के पिता एक अकाउंटेंट थे, यानी वह इंसान जो दिन रात नंबरों से खेलता है। उनका सपना था कि फिंगरलिंग्स भी बड़ा होकर एक अकाउंटेंट बने। लेकिन फिर फिंगरलिंग्स की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद उसने अपनी मंजिल खुद चुन ली। फिंगरलिंग्स को शुरू से ही क्राइम और जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। उसके पड़ोस में एक विधवा औरत भी रहती थी, मिस डॉक्सिन, और उसके पास एक कुत्ता भी था, ऑल्फी, जो कि हर रोज इधर उधर भाग जाया करता था। अब फिंगरलिंग्स ही हर रोज ऑल्फी को पकड़कर घर वापस लाया करता था। लेकिन फिर एक दिन जब फिंगरलिंग्स ऑल्फी के पीछे भागता हुआ मिस डॉक्सिन के घर पहुंचा तो देखता है कि मिस डॉक्सिन अपने बिस्तर पर मरी पड़ी है। उस दिन
फिंगरलिंग्स का आधा जन्मदिन यानी कि हाफ बर्थडे था। फिर फिंगरलिंग्स मिस डॉक्सिंग की लाश देखते हुए पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर कुछ ही देर में वहां पर पुलिस वाले और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो मिस डॉक्सिंग की मौत को एक सुसाइड केस बताकर उनकी फाइल बंद कर देते हैं। लेकिन फिंगरलिंग्स, जो कि लगभग 1 घंटे तक मिस डॉक्सिंग की लाश के पास खड़ा था, उसके हिसाब से यह सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। फिर वह इसी राज का पता लगाने के लिए वह एक डिटेक्टिव बना। जिस समय वॉल्टर यह कहानी पढ़ ही रहा था, तभी वह फिंगरलिंग्स के किरदार में खुद को महसूस करता है। वॉल्टर को लग रहा था कि जैसे यह कहानी उसी की लाइफ के बारे में लिखी हुई है। फिर वह अगाथा के पास जाकर उसको यह सारी बातें बताता है, लेकिन अगाथा कहती है कि तुम यह फिजूल की बातें मत सोचो, क्योंकि फिंगरलिंग्स और तुम्हारी लाइफ एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। फिर वॉल्टर अगाथा को कुछ बातें बताता है, जैसे वॉल्टर के बचपन में भी एक लेडी उसके पड़ोस में रहा करती थी, और जब वॉल्टर का आधा बर्थडे था तो वह लेडी मर गई। फिर वॉल्टर की बातें सुनने के बाद अगाथा कहती है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और तुम्हें इस बुक को पढ़कर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉल्टर उस किताब के अंदर पूरी तरह खो चुका था। अब जब तक फिंगरलिंग्स की पूरी कहानी नहीं पढ़ लेता, तब तक उसके मन को भी शांति नहीं मिलेगी। फिर कुछ समय बाद जब फिंगरलिंग्स 32 की उम्र का हुआ, तो उसकी मुलाकात फेब्रिजिया नाम की एक लड़की से होती है। 32 की यानी 23 का उल्टा, और यह भी इस कहानी का एक अहम पहलू है। जब फेब्रिशिया और फिंगरलिंग्स दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल थे, तब फिंगरलिंग्स जब भी फेब्रिशिया को देखता था तो उसको कुछ होने लगता था, जैसे फेब्रिशिया केवल उसी के लिए बनी हो। जब वॉल्टर ने इस बुक में जितनी भी कहानी पढ़ी, वह पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जब नेक्स्ट डे वॉल्टर इस किताब का 5वां चैप्टर शुरू करने वाला था, जिसमें फिंगरलिंग्स एक लड़की के घर पर जाकर उससे मिलता है, वो लड़की कुछ ही देर में सुसाइड करने जा रही थी, और इसीलिए फिंगरलिंग्स उसके पास जाकर उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर वह लड़की फिंगरलिंग्स से पूछती है कि तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं। फिंगरलिंग्स कहता है कि अगर बात अच्छी नहीं लगी तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर वह लड़की फिंगरलिंग्स की बात मान लेती है, जिसके बाद वह दोनों कुछ देर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। उस लड़की का नाम था इजाबेल। फिर फिंगरलिंग्स इजाबेल के सुसाइड करने का कारण पूछता है। इजाबेल उसको 23 नंबर की कुछ कैलकुलेशन दिखाते हुए कहती है कि यही नंबर मेरा सुसाइड करने का कारण है। यह नंबर मेरी लाइफ में हर जगह मौजूद है, और इसी नंबर की वजह से मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिंगरलिंग्स इजाबेल की यह बात समझ नहीं पाता, क्योंकि एक नंबर की वजह से किसी की मौत कैसे हो सकती है। फिर इजाबेल फिंगरलिंग्स को दीवार पर लिखी हुई कुछ कैलकुलेशन दिखाती है और कहती है कि यह मनहूस नंबर मेरा नाम है, मेरी ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे कपड़े और हर जगह मौजूद है। फिर फिंगरलिंग्स इजाबेल को शांत करता है और उसको एक कहानी सुनाता है, ताकि उसके दिमाग में सुसाइड करने का ख्याल ही चला जाए। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जब इजाबेल का मूड अच्छा हो जाता है, तो फिंगरलिंग्स वहाँ से चल देता है। लेकिन फिंगरलिंग्स को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर से नीचे जाते ही इजाबेल छत से कूदकर सुसाइड कर लेगी। फिर वो इजाबेल की लाश के पास आकर बैठ जाता है। इस वक्त फिंगरलिंग्स के दिमाग में कई तरीके की बातें चल रही होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सच में एक नंबर किसी की जान ले सकता है। फिर वह अपने दिमाग में यही सवाल लिए अपने घर चला जाता है। तभी रात को फेब्रिशिया के साथ मज़े करने के बाद कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है कि नंबर 23 उसकी लाइफ में कितना जुड़ा हुआ है। अब प्रेजेंट में वॉल्टर भी फिंगरलिंग्स की तरह उसी नंबर के बारे में सोच रहा होता है। फिर वह भी अपने नाम, अपने बर्थडे, अपनी ड्राइविंग लाइसेंस और हर चीज़ में 23 नंबर को ढूंढने लगता है, और इत्तेफाक से उसको भी इन सभी चीज़ों में वह नंबर मिल जाता है। फिर वॉल्टर अगाथा और अपने बेटे रॉबिन्स के पास जाकर उसको भी यही सारी कहानी बताता है। अगाथा का अभी भी यही कहना था कि तुम इस कहानी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, लेकिन इस बार वॉल्टर प्रूफ के साथ अगाथा को सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वह बताता है कि मेरा भी नाम, बर्थडे और ड्राइविंग लाइसेंस में इन सभी में 23 नंबर मौजूद है, और यहाँ तक कि वॉल्टर जब पैदा हुआ था उस वक्त भी समय था 11-12, यानी कि 11 और 12 को जोड़ दिया जाए तो 23। फिर वह बताता है कि जब मैं तुमसे मिला उस दिन भी 23 तारीख थी। इसका मतलब वॉल्टर और फिंगरलिंग्स की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन अब यह बातें अगाथा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। फिर वह वॉल्टर को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी और फिंगरलिंग्स की कहानी बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि फिंगरलिंग्स बाद में एक कातिल बन गया था और तुमने तो किसी का कत्ल भी नहीं किया। अब वॉल्टर अगाथा से और बहस नहीं करता, जिसके बाद अगाथा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह जब अगाथा उठती है तो वह देखती है कि वॉल्टर ने पूरी तरह
उसी नंबर 23 को लेकर कैलकुलेशन की हुई थी। अब अगाथा वॉल्टर की तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान होने लगती है, जिसके बाद वह अपने फैमिली फ्रेंड्स प्रोफेसर इसाक को फ़ोन करती है। इसाक एक साइकोलॉजिकल प्रोफेसर है और इसीलिए अगाथा उसको कॉल करती है ताकि वह वॉल्टर को इस 23 नंबर की दुनिया से बाहर निकाले। फिर कुछ समय बाद वॉल्टर इसाक से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। इसाक वॉल्टर की परेशानी सुनकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसको पता है कि 23 नंबर की पहेली कितनी खास है। फिर वह वॉल्टर को बताता है कि 23 नंबर तुम्हारी लाइफ के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस नंबर पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं क्योंकि ज्योमेट्री में भी इसमें 23 एक्सपेरिमेंट होते हैं। यह नंबर इंसान के जीन में भी आता है क्योंकि दोनों पेरेंट्स को मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हर एक पेरेंट्स में 23। और इसके अलावा हमारा ब्लड भी हर 23 सेकंड में सर्कुलेट होता है। प्रोफेसर इसाक की यह सारी बातें सुनने के बाद वॉल्टर का दिमाग और भी ज़्यादा घूम जाता है। फिर इसाक वॉल्टर को कहता है कि तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर 23 नंबर के बारे में जानने की उत्सुकता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह किताब तुम्हारी लाइफ पर लिखी गई है तो इस किताब के लेखक के बारे में पता करना चाहिए। अब वॉल्टर इसाक की बात अच्छे से समझ जाता है। फिर वह घर जाने के बाद वॉल्टर आगे के चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें फिंगरलिंक्स ने अपने और फेब्रिजिया के रिश्ते के बारे में बताया है। वो बताता है कि मैं फेब्रिजिया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में हर रोज़ विचार आता है कि उसको मार डालूं। इसका एक कारण यह भी होता है कि फेब्रिजिया 23 नंबर के बारे में जानना नहीं चाहती थी। फिंगरलिंक्स जब भी उसको 23 नंबर के बारे में बताता है तो फेब्रिजिया नाराज होकर वहां से चली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि फेब्रिजिया के पास 23 जोड़ी जूते हैं, यानी वही 23 जिसकी वजह से फिंगरलिंक्स परेशान रहता है। फिंगरलिंक्स ने इस बारे में अपने साइकेट्रिस्ट माइल्स फिलिंग्स से भी बात की, लेकिन माइल्स ने उसको कहा कि तुम कुछ समय के लिए अपने दिमाग को आराम दे दो। अब जब फेब्रिजिया को पता चलता है कि फिंगरलिंक्स अब डिटेक्टिव नहीं है तो फिंगरलिंक्स से और भी दूर होने लगती है। तभी एक रात फिंगरलिंक्स गुस्से में आकर फेब्रिजिया के सारे कपड़े और जूते उलट पुलट कर देता है। जब फेब्रिजिया देखती है कि उसके जूते कूड़े में पड़े हैं तो वो फिंगरलिंक्स पर और भी ज़्यादा भड़क जाती है, लेकिन फिंगरलिंक्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी मानसिक स्थिति फेब्रिजिया को कैसे बताए। तभी कुछ समय बाद फिंगरलिंक्स को पता चलता है कि फेब्रिजिया और माइल्स का अफेयर चल रहा है। तभी आती है फिंगरलिंक्स की लाइफ की सबसे काली रात। उसमें वह कई बार सोचता है कि वो इस साइकेट्रिस्ट को मार डाले, लेकिन फिर फेब्रिजिया के बारे में सोचकर फिंगरलिंक्स के हाथ रुक जाते हैं। प्रेजेंट में जब वॉल्टर इस किस्से को पढ़ रहा होता है तो उसके मन में भी अगाथा और प्रोफेसर इजाक को लेकर अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। अब वॉल्टर को भी लगने लगा था कि शायद अगाथा उसको धोखा दे रही है और इसी वजह से वॉल्टर फिंगरलिंक्स की तरह अपने सपने में अगाथा का कत्ल कर देता है। लेकिन जब वॉल्टर की नींद खुलती है तो वह अगाथा के लिए एक नोट छोड़कर घर से कहीं दूर चला जाता है। इस 23 नंबर की वजह से वॉल्टर ही नहीं बल्कि अगाथा भी बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वॉल्टर तो सिर्फ 23 के बारे में ही जानना चाहता था और अगाथा चाहती थी कि वॉल्टर यह सब कुछ भूल जाए और वापस पहले जैसा हो जाए। फिर वॉल्टर एक होटल में आकर वहाँ 23 नंबर का कमरा किराए पर लेता है और फिर वापस से वही किताब पढ़ना शुरू कर देता है। 22वें चैप्टर में जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि फिंगरलिंक्स ने गुस्से में आकर अगाथा को मार डाला और बाद में जब माइल्स अगाथा से मिलने के लिए आया तो पुलिस माइल्स को दोषी बनाकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ फिंगरलिंक्स अपना पसंदीदा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन हाथ में लेकर उसी 23 नंबर के बारे में सोच रहा होता है। अब यह नंबर फिंगरलिंक्स के दिमाग पर इतना हावी हो चुका था कि उसकी वजह से वह गुस्से में आकर अपना सैक्सोफोन शीशे पर दे मारता है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर वह छत से छलांग लगाने की कोशिश करता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिर जब वॉल्टर अगला चैप्टर पढ़ने के लिए पेज पलटता है तो देखता है कि चैप्टर 23 कहाँ गायब है। अब वॉल्टर के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, जैसे बाद में फिंगरलिंक्स का क्या हुआ होगा और 23 नंबर का क्या राज है। तभी वॉल्टर को किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है और जब वह खिड़की के बाहर जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर नेड नाम का डॉग नजर आता है, जिसकी वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ था। फिर वॉल्टर गुस्से में नेड को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। अब की बार फिर से नेड वॉल्टर को उसी कब्रिस्तान में लाकर खड़ा कर देता है। इस बार वॉल्टर चुकता नहीं और मौका मिलते ही नेड को इंजेक्शन लगा देता है। फिर वॉल्टर नेड के पास जाकर खुश होने लगता है क्योंकि आखिरकार उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन तभी वॉल्टर की नज़र नेड के पट्टे पर पड़ती है जिसके ऊपर वही 3 अक्षर लिखे हुए थे,
MED यानी अल्फ़ाबेट के मुताबिक 14 5 4, जिसका टोटल 23 बनता है। अब वॉल्टर का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद नेड के असली मालिक फादर सेबेस्टियन वहाँ पर आ जाते हैं और नेड की हालत देखते हैं। फिर वॉल्टर उसको बताता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंजेक्शन केवल नींद के लिए दिया जाता है। कुछ ही देर में आपके कुत्ते को होश आ जाएगा। फिर वह फादर से पूछता है कि नेड इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। फिर फादर उसको बताते हैं कि नेड इन मुर्दों का मुहाफिज है, यानी कि इन कब्रों का संरक्षण। दरअसल नेड हर रोज यहाँ पर आकर इन कब्रों की रखवाली करता है और इसीलिए यहाँ के सभी लोग इसको इन कब्रों का रक्षक मानते हैं। जब वॉल्टर फादर से बातें कर रहा था तभी उसकी नज़र लारा टॉलिंस की कब्र पर पड़ती है। फिर वॉल्टर देखता है कि लारा की मौत उसके 23वें जन्मदिन पर हुई थी, तो निश्चित ही कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। फिर फादर वॉल्टर को बताते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि लारा की लाश आज तक किसी को भी नहीं मिली। फिर वॉल्टर लारा टॉलिंस के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह अपने घर जाकर इस बारे में अगाथा और रॉबिन्स को भी बताता है। वॉल्टर उन दोनों को कहता है कि इन सब किताब में लिखी हुई चीज़ कहानी है, क्योंकि लारा टॉलिंस नाम की लड़की अपने 23वें जन्मदिन पर मारी गई और जिन शख्स ने उसको मारा था उसका नाम कायल फिंच है। इसका मतलब यह किताब कायल ने ही लिखी है और अब वॉल्टर के सभी सवालों के जवाब कायल ही दे सकता है। फिर वह जेल जाकर कायल से मुलाकात करता है। वॉल्टर को लग रहा था कि आज उसकी यह 23 नंबर की पहेली सुलझ जाएगी, लेकिन जब वॉल्टर जेल में जाकर कायल से बात करता है तो उसको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल कायल ने लारा टॉलिंस को नहीं मारा था और ना ही उसने यह किताब लिखी है, बल्कि कायल तो लारा से बहुत ही प्यार किया करता था। यह कहानी बिल्कुल फिंगरलिंग्स की तरह है, जिसमें किसी और ने लारा टॉलिंस को मार डाला था और बाद में जब कायल लारा से मिलने के लिए गया तो पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यानी कायल किसी और के ही गुनाहों की सज़ा काट रहा होता है और जो असली कातिल है वह अभी भी फरार है। अब वॉल्टर ठान लेता है कि वह किसी भी हालत में उस कातिल को ढूंढ कर ही रहेगा, क्योंकि यह कातिल द नंबर 23 का लेखक है। फिर वॉल्टर अगाथा और रॉबिन के पास जाकर उनको यह सारी बात बताता है, जिसके बाद रॉबिन वॉल्टर को कहता है कि शायद मैं उस कातिल का एड्रेस जानता हूँ। दरअसल पिछली रात जब रॉबिन वो किताब पढ़ रहा था तभी उसने देखा कि बुक के आखिरी पन्नों में पीओ बॉक्स एड्रेस लिखा हुआ है। फिर वॉल्टर, रॉबिन और अगाथा उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से उनको वो आदमी वहां पर मिल जाता है। वो वॉल्टर के सभी सवालों का जवाब दे देता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि टॉप्स एरेंट उस किताब को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में वॉल्टर को कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, और ऐसा कहकर वह वहां से भागने लगता है। फिर वॉल्टर भी एरेंट का पीछा करते हुए उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी एरेंट अपना गला काट कर सुसाइड कर लेता है। वॉल्टर ये सीन देखकर बहुत ही डर जाता है, जिसके बाद अगाथा एरेंट को संभालती है और वॉल्टर को कहती है कि तुम फौरन रॉबिन को लेकर घर चले जाओ। हालांकि एरेंट अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, इसीलिए वॉल्टर सोचता है कि वह एरेंट के मरने से पहले 23 नंबर की पूरी सच्चाई जान ले, लेकिन अगाथा तो ज़बरदस्ती वॉल्टर को वहां से भेज देती है। फिर एरेंट मरने से पहले अगाथा को बताता है कि वह नंबर मुझे पागल बना रहा है। फिर वह अगाथा को एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है, जहां पर जाने के बाद उसको 23 नंबर के बारे में खुद ब खुद सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर इतना कहकर एरेंट अगाथा की गोद में ही दम तोड़ देता है। फिर अगाथा उसका आईडी कार्ड निकालती है और उसे पता चलता है कि इस शख्स का असली नाम टॉप्सी एरेंट नहीं बल्कि डॉक्टर साइनस है। साइनस जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था उसका नाम था नाथन नेल्स इंस्टीट्यूट। फिर अगाथा उसी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रोफेसर साइनस के बारे में पता करती है। वहां पहुंचने से पहले वो वॉल्टर को भी फोन कर देती है कि वह आदमी अब नहीं रहा। वॉल्टर अगाथा से पूछता है कि क्या उसने कुछ बताया, लेकिन अगाथा उसको मना कर देती है, क्योंकि वो वॉल्टर को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह खुद ही इस इंस्टीट्यूट में जाकर पता करती है कि 23 नंबर का क्या राज है। अगाथा देखती है कि डॉक्टर साइनस के ऑफिस में हर जगह 23 नंबर की कैलकुलेशन लिखी हुई थी। साइनस ने उस बुक के बारे में भी और असली लेखक के बारे में भी और इस 23 नंबर के पूरे गणित के बारे में भी दीवार पर लिखा हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि साइनस खुद भी इस गणित को सुलझा नहीं पाए थे। शायद यही कारण था कि साइनस ने भी इजाबेल की तरह खुदकुशी कर ली। और जब अगाथा उस बुक के असली लेखक का नाम पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर और रॉबिन भी उस किताब की पहेली सुलझाने में लगे थे, तो वॉल्टर उस किताब में लिखे हुए एक कोड मैसेज को पकड़ लेता है। दरअसल उस किताब के हर 23वें पन्ने के 23वें शब्द में एक खास वर्ड लिखा हुआ था
और फिर जब वह उन सभी वर्ड्स को इकट्ठा करके देखता है तो उसमें एक लाइन बनती है कि कैसनोवा पार्क जाओ और जन्नत की सीढ़ियों के नीचे खुदाई करो। फिर वॉल्टर समझ जाता है कि ज़रूर उस पार्क में कोई न कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और इसीलिए वॉल्टर और रॉबिन फौरन उस पार्क में जाकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को वहां पर एक कंकाल मिलता है, जिसके बाद वॉल्टर और रॉबिन घबरा कर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी, जब पुलिस वहां पर आती है तो वह कंकाल उस गड्ढे से गायब हो चुका था। फिर वॉल्टर और रॉबिन दोनों ही ऑफिसर्स को समझाने की बहुत ही कोशिश करते हैं कि हमने कंकाल यहीं पर देखा है, लेकिन ऑफिसर्स उसे वॉल्टर का मजाक समझकर वहां से चले जाते हैं। तभी अगली सुबह जब वॉल्टर, रॉबिन और अगाथा घर वापस जा रहे थे तो वॉल्टर देखता है कि अगाथा की पांचों उंगलियों पर मिट्टी लगी है, यानी कि कंकाल अगाथा ने ही गायब किया है। फिर घर जाने के बाद वॉल्टर अगाथा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह बात सुनकर अगाथा अनजान बनने का नाटक करती है। फिर वॉल्टर अगाथा पर ही सारा इल्जाम लगा देता है कि तुम्हारी ही वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ है। तुम्ही ने मुझे वह बुक भी ला करके दी थी और तुम्ही ने मुझे असल में उससे मिलवाया हो। जब मैं इस बारे में साइनस से सारी सच्चाई जानना चाहता था तो तुमने मुझे जबरदस्ती वहां से जाने को कहा। वॉल्टर को शक होने लगा था कि जरूर यह किताब अगाथा ने ही लिखी है, इसीलिए उसने वॉल्टर को साइनस और उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वह अगाथा को चाकू दिखाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है। अगाथा वॉल्टर को बार बार समझाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वॉल्टर उसकी एक भी बात नहीं मानता। फिर मजबूरन अगाथा वॉल्टर को सारी सच्चाई बता देती है और वह यह जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, उस किताब का ऑथर और कोई नहीं, खुद वॉल्टर ही था। फिर अगाथा वॉल्टर को टॉप्सी एरेंट के बारे में छिपा हुआ नाम और वो सेक्सोफोन और सारी चीज़ें दिखाती है जो फिंगरलिंग्स की कहानी में मौजूद थी। वह सभी चीज़ें देखकर वॉल्टर का दिमाग चकराने लगता है। उसको अपने अतीत की कुछ ऐसी बातें याद आती है जो शायद वह काफ़ी समय से पहले ही भूल चुका था। यही फिंगरलिंग्स की कहानी में छुपा हुआ असली राज था। फिर वॉल्टर फ़ौरन उस होटल में जाता है जहां उसने रूम नंबर 23 किराए पर लिया था और फिर वह उस रूम की दीवार पर लगे हुए पन्ने फाड़ कर देखता है। दरअसल वॉल्टर उस होटल के बारे में बहुत पहले से जानता था, क्योंकि वॉल्टर ने उसी होटल में आकर उस बुक का 23वां चैप्टर लिखा था। उसमें फिंगरलिंग्स यानी वॉल्टर स्पैरो की बाकी कहानी और इस किताब का अंत लिखा हुआ था। दरअसल जिस रात वॉल्टर अपनी छत से कूदा तो उसको काफ़ी सारी चोटें आ गई, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई। हालांकि वॉल्टर अपने अतीत के बारे में सारी बातें नहीं भूला, लेकिन कुछ बातें राज, जैसे लारा टॉलिंस की मौत और वो सेक्सोफोन वाला किस्सा, वो यह सारी चीज़ें भूल गया था। लारा टॉलिंस असल में वॉल्टर की गर्लफ्रेंड थी, जिसको वॉल्टर ने फेब्रिशिया का नाम देकर उस किताब में दर्शाया था। वॉल्टर एक खूनी है जिसने लारा टॉलिंस का कत्ल किया था और बाद में जब वॉल्टर गम में डूबा हुआ था तो उसने वह सारी घटनाएं किताब में लिखना शुरू कर दी। दरअसल वह 23 नंबर की पूरी कहानी को शब्दों में उतारना चाहता था, लेकिन फिर जब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो वॉल्टर ने छत से कूदकर अपनी जान लेनी चाही, लेकिन चोट लगने की वजह से वह अपनी लाइफ के कुछ अहम हिस्से भूल गया था। फिर कुछ समय बाद जब वॉल्टर पूरी तरह ठीक हो गया तो डॉक्टर्स ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी और उसी दिन वॉल्टर की मुलाकात अगाथा से हुई। उस दिन के बाद से वॉल्टर की लाइफ में खुशियां लौट आई, क्योंकि अगाथा बहुत ही समझदार लेडी थी और उसने कभी भी वॉल्टर का अतीत जानने की कोशिश नहीं की। हॉस्पिटल से जाते वक्त वो यह भी भूल गया कि उसने कोई किताब लिखी थी और जो डॉक्टर वॉल्टर की देखरेख कर रहा था उसने वह किताब टॉप्सी एरेंट के नाम से छपवा दी और पूरे 13 साल बाद 3 फरवरी के दिन ही वह किताब एक बार फिर से वॉल्टर की लाइफ में वापस लौट आई। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह वॉल्टर की अधूरी सजा थी और उसने पूरी नहीं की। उसकी वाइफ अगाथा पहले ही डॉक्टर साइनस के जरिए यह सारी बात जान चुकी थी और इसीलिए उसने वह लाश उस गड्ढे से गायब कर दी थी ताकि फिंगरलिंग्स का राज कभी भी बाहर ना आए। तो दोस्तों यह थी फिंगरलिंग्स यानी कि वॉल्टर स्पैरो की कहानी। फिर वॉल्टर तय करता है कि वह अपनी अधूरी सजा पूरी करेगा, लेकिन अगाथा वॉल्टर को समझाती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, उस नंबर की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। लेकिन वॉल्टर काइल के बारे में सोचकर अपना निर्णय नहीं बदलता। फिर जब वॉल्टर वहां से बाहर आता है तो देखता है कि एक 23 नंबर की बस काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। अब अगर वॉल्टर चाहता तो एक बार फिर से 23 नंबर की बस के आगे
कूदकर खुदकुशी कर सकता था, लेकिन इस बार वॉल्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब कहानी कुछ दिन आगे जाती है, तभी हम देखते हैं कि फादर सेबेस्टियन और कुछ और लोग लारा टॉक्सिन की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आए हुए होते हैं, और उन दोनों में कायल भी शामिल था, क्योंकि वॉल्टर ने अपना गुनाह कबूल करके कायल को रिहा करवा दिया था। अब वॉल्टर को कितने सालों की सजा होगी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वॉल्टर के वकील ने उससे वादा किया है कि जज साहब उससे नरमी से पेश आएंगे। तभी 2:15 पर इस मूवी का एंड हो जाता है, यानी कि एक बार फिर से 2 और 3। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर यह मूवी देखकर आपका दिमाग गुम गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि उसका दिमाग भी घूम जाए। हम मिलते हैं ऐसी ही और मज़ेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो दोस्तों।